पड़ोस में आई एक नई सहेली के पति ने सहेली की डिलीवरी के समय हॉस्पिटल से फोन करके मुझसे 1 लाख रुपए उधार मांगे और मेरे पति ने देने से मना कर दिया। मेरी सहेली के पति ने मुझे अपराध बोध में डाल दिया था और मेरे पति की बेरुखी मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या वास्तव में उन्हें पैसों की जरूरत थी? मैं यह सब सोच ही रही थी कि अचानक एक दिन उनके घर के आगे पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। क्योंकि सुबह घर को व्यवस्थित करते करते मैंने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल फोन निकाला, जो कल रात से ही बैग में पड़ा था। कल रात से ही क्यों? ये कहिए कल दोपहर से, जब मैं मॉल के लिए घर से निकली, तब से। छोटे भाई का विवाह था, कुछ खास खरीदारी करनी थी, इसलिए कल दिन का खाना खाकर मॉल के लिए रवाना हो गई। सभी स्टोर्स में घूमते घूमते सांझ ढल गई। मैं थककर रात का खाना बाहर ही खाकर घर आकर सो गई। सुबह जब मोबाइल फोन देखा, उसमें मेरी सहेली के पति का मैसेज था। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? मेरी पत्नी अस्पताल में है और मुझे अस्पताल का बिल चुकाना है। जैसे ही यह मैसेज मैंने देखा, मुझे मन में बड़ी आत्मग्लानि सी हुई। ओहो, मेरी सहेली को रुपए की आवश्यकता है और मैं अब मैसेज देख रही हूं। मैंने झट से अपने पति को ऑफिस में फोन किया। सुनो, मेरी सहेली को मदद चाहिए। उसके पति ने फोन में मैसेज किया है। क्या करूं? कौन सहेली? मेरे पति ने रूखे स्वर में पूछा। वही जो अभी कुछ माह पहले हमारे नीचे के नवीन फ्लोर में रहने आए हैं। वह हमारे बेटे के दोस्त राहुल की माँ। पतिदेव ने पूछा। हाँ, वही। उसका 9वां महीना चल रहा था ना। शायद अब अस्पताल में एडमिट है। अचानक से रुपये की जरूरत आन पड़ी होगी। तभी उसके पति ने मैसेज किया। उसके पति से तुम्हारी बातचीत होती है? मेरे पति ने प्रश्नार्थक स्वर में पूछा। कभी आमना सामना नहीं हुआ। हम पर ऐसी कोई मजबूरी होती तो वह मुझसे बात करता। जैसे तुम उनकी पड़ोसन हो, मैं भी तो उनका पड़ोसी हूं। मुझे अपने पति निखिल की रूखी बातें सुनकर उन पर बहुत गुस्सा आया। कैसे हो तुम निखिल? तुम शायद उनकी मदद करना ही नहीं चाहते, कहकर मैंने फोन काट दिया। मन आत्मग्लानि से भर गया था। सोच में पड़ गई। ऐसे समय में भी कोई मदद न करे तो कितना बुरा लगेगा। मेरी सहेली ईशा को मैं मजबूर बेचारी कहां से 1 लाख रुपए लाती। सो मन मसोस कर रह गई। 4 दिन पिछले 9 माह को सोचते हुए काटे। मम्मा, ये है मेरा दोस्त राहुल। मेरे बेटे ने अपने दोस्त से परिचय करवाते हुए कहा था। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और राहुल व उसका परिवार 2023 में हमारे अपार्टमेंट में किराए पर रहने आए थे। राहुल की माँ को कभी उसके साथ ना देखा तो पूछ लिया, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती? आंटी, मेरी माँ को डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, इसलिए सारे दिन घर में सोई रहती है। मेरे घर में छोटा भाई आने वाला है। ओहो, मतलब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है? राहुल मेरी बात सुन सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब अक्सर वह मेरे बेटे के साथ ही खेलता। वैसे भी पूरे अपार्टमेंट में ये दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे। बाकी सब बच्चे दूसरी स्कूल में थे। वर्षा ऋतु अपने जोरों पर थी और मुंबई की बरसात जब शुरू हो तो थमने का नाम नहीं लेती। अब बच्चे खेले तो आखिर कहाँ? सो मैं राहुल को अपने घर में बुला लेती। दोनों बच्चे आपस में खेलकर बहुत खुश होते। अब ये दोस्त कम भाई ज्यादा लगने लगे थे। कभी कभार मेरा बेटा भी राहुल के घर जाता। अक्सर छुट्टी के दिन तो वह उसके ही घर होता। तभी राहुल का जन्मदिन आया। अपार्टमेंट के कुछ बच्चों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया, लेकिन राहुल की माँ ने मेरे बेटे के साथ मुझे भी आने को जोर दिया। मैंने भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके जन्मदिन पर उपहार लेकर 2023 में पहुंच गई। सभी मेहमानों से मैं अनजान थी। अधिकतर लोग उनके रिश्तेदार व पुराने मित्र थे। अपार्टमेंट के लोगों में से सिर्फ मैं और राहुल के कुछ मित्र थे। तभी राहुल की माँ बोली, आओ, आपको मैं अपनी सास से मिलती हूँ। सास का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने अधपके काले सफेद बालों वाली वृद्धा की तस्वीर उभर आई। लेकिन जैसे ही उनकी सास दिखी, जैसे मेरी आंखें कुछ गलत देख रही हैं या कान गलत सुन रहे हैं, ऐसा एहसास हुआ। मैंने फिर से राहुल की माँ से पूछा, क्या परिचय करवाया तुमने इनका? वह बोली, मेरी सास है यह, राहुल की दादी। क्या? मेरे मुंह से निकला तो वह खुद भी हंसने लगी। खैर, उस समय तो मुझे अपने मन में आए सवालों को जबान पर लाना उचित ना लगा। किंतु अगले ही दिन जब मैं अपने बेटे को लेने उनके घर गई, तो बात ही बात में मैंने जबान पर अटका सवाल आगे बढ़ा दिया। तुम्हारी सास ऐसी मॉडर्न, सुंदर, वेस्टर्न कपड़े, ब्लंड हेयर, हाई हील और तुम ऐसी देसी। तुम्हारी सास ने तुम्हें पसंद कैसे किया?
वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, इनके बेटे को पसंद आ गए थे हम। ओहो, तो तुम्हारी लव मैरिज है? वह फिर से जोर जोर से हंसने लगी और ठहाका लगाकर बोली, शादी के लिए हमारा देखना दिखाना एक होटल में हुआ था। मेरी सास को देखकर मेरा भाई बोला कि दीदी, चलो किसी हाल में यह रिश्ता नहीं होगा। किंतु मेरे पति ने मुझे देखकर हामी भर दी, तो यह रिश्ता हो गया। मैं भी मुस्कुराकर उसकी पूरी बात सुनकर अपने बेटे को लेकर वहां से आ गई। एक दिन राहुल की माँ का फोन आया। क्या करूं, काम वाली पिछले 2 महीने से नहीं आ रही, अपार्टमेंट में और किसी को तो जानती नहीं हूं, सो सोचा आपसे बात करूं। ओहो, आपने फोन पर बात की उससे? मैंने पूछा। फोन तो उठा ही नहीं रही, ना कोई खबर ना ठिकाना। बेड रेस्ट है तो कुछ कर भी नहीं सकती। पिछले 2 दिन के झूठे बर्तन रखे हैं और घर भी खूब गंदा है। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी काम वाली को भेज देती हूँ। मैंने अपने काम वाली से कहा कि तुम थोड़ा समय निकालकर कुछ दिन राहुल के घर काम कर लो। उसने मेरी बात मानकर सहर्ष वहां काम किया। 5 महीने बीत गए। अब राहुल की माँ को छठा महीना लग गया था। पेट का उभार भी अब कपड़ों से झलकने लगा था। वैसे तो वर्षा ऋतु जोरों पर थी, किंतु पिछले 4 दिन से पानी नहीं बरसा था। सो मुझे लगा पास के पार्क में बहुत दिनों बाद मिट्टी सूखी है, क्यों ना अपने बेटे को वहां खेलने ले जाऊं। फिर सोचा राहुल को भी साथ ले लूं। दोनों बच्चे अब कहाँ एक दूसरे के बिना रहते हैं। सो राहुल की माँ को फोन किया। राहुल को ले जाऊं पार्क में, दोनों साथ खेलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह बोली। और मैं दोनों बच्चों को पार्क में ले गई। उस दिन उसने मुझे बहुत धन्यवाद किया। इसमें कैसा धन्यवाद, आखिर इसमें मेरा भी फायदा है। दोनों बच्चे साथ में खेल लिए और मैंने शांति से अपनी चाय की। एक दिन सुबह के समय मुझे बाहर कुछ काम था। दोनों बच्चों की छुट्टी थी। जैसे ही बाहर निकलने के लिए सोचा, रिमझिम शुरू हो गई। मैंने सोचा कहाँ पानी में बेटे को लेकर जाऊंगी। सो उसे राहुल के घर छोड़ते हुए मैं बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही फोन उठाया, मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी। मैं घबराहट में बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ, तुम कहाँ हो, किसके फोन से कॉल किया? एक ही साथ मैंने उससे ना जाने कितने सवाल कर डाले। वह बोला, माँ, ये राहुल के पापा का फोन है। बारिश थम गई है, क्या मैं अपार्टमेंट के लॉन में खेलने जाऊं? राहुल के पापा ने कहा, पहले तुम अपनी माँ से पूछो, इसलिए फोन किया। कितने समझदार और जिम्मेदार लोग हैं, मैंने मन ही मन सोचा और मुस्कुराकर अपने बेटे को लॉन में खेलने की हामी भर दी। थोड़ी ही देर में मैं अपना बाहर का काम निपटाकर अपने अपार्टमेंट में आई। राहुल और मेरा बेटा लॉन में नहीं थे और झमाझम शुरू हो चुकी थी। मैं सीधे राहुल के घर गई। मेरे बेटे ने राहुल की शर्ट पहनी हुई थी। राहुल की माँ मुझे देखते ही बोली, दोनों बारिश में भीग गए थे तो मेरे पति ने आपके बेटे को राहुल के कपड़े पहनने को दे दिए। आप नहीं मानोगी, लेकिन मेरे पति आपके बेटे को उतना ही प्यार करते हैं जितना राहुल को। उन्होंने स्वयं तौलिया लेकर आपके बेटे के बाल व पूरा शरीर पोंछा। मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई और मन में भरोसे के भाव उमड़ पड़े। चलो, इतने बड़े अपार्टमेंट में एक घर तो ऐसा है जहां कभी मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ। यही सोचते सोचते मैं अपने बेटे को लेकर लिफ्ट में आ गई। धीरे धीरे राहुल की माँ के 9 माह बीत गए। इन 9 माह में मैं अक्सर राहुल की माँ से मिलने उनके घर जाया करती और हमारे मन की बातों का आदान प्रदान हो जाता। उसके पति अक्सर घर पर होते। सो एक दिन मैंने पूछा, तुम्हारे पति आज ऑफिस नहीं गए? आजकल घर से ही काम करते हैं। मुझे बेड रेस्ट है ना, इसलिए वैसे भी हमारा फैमिली बिजनेस है जो राहुल की दादी संभाल लेती है। एक दिन राहुल हमारे घर आया। न जाने क्यों बहुत दिनों से एक मन में उछाले मार रहा था। सुना चाहते हुए भी पूछ लिया, राहुल, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? आंटी, दादी होटल में रहती हैं संजय अंकल के साथ, उसने खेलते हुए कहा। संजय अंकल? मैंने फिर पूछा, लेकिन दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त थे, सो राहुल ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी काम में व्यस्त हो गई और यह बात भूल भी गई। बस इसी तरह मिलते जुलते राहुल की माँ के 9 माह पूरे होने जा रहे थे। एक दिन मेरा बेटा राहुल के घर से आया और बोला, माँ, शायद राहुल के घर में बेबी आने वाला है। मैंने पूछा, तुम्हें किसने कहा? माँ, उनके घर में एक किताब है जिसमें एक औरत का बहुत बड़ा पेट दिखाया है और उसके अगले पृष्ठ पर एक बच्चा उस औरत के हाथ में दिखाया है।
उसमें अंग्रेजी में यह भी लिखा है कि 9 महीने पूरे होने पर बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है। राहुल की माँ का पेट भी उतना ही बड़ा है, मतलब बेबी आएगा। अब उसकी मायूस सूरत पर जानकारी व उत्सुकता के भाव देखकर मेरा मन आनंद से खिल उठा। अच्छा ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। जब राहुल के घर बेबी आएगा, हम उसे देखने जाएंगे। और आज जब उसके पति का मैसेज देखकर अपने पति से जो बात हुई, वो कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं राहुल की माँ से? उसके बच्चे के लिए मुंह दिखाई का कुछ उपहार तो लेकर जाना ही होगा। क्या सोचेगी वह मेरे बारे में? दोनों बच्चों को भाई कहने वाली मैं बुरे वक्त पड़ा तो चुप्पी साधा कर बैठ गई। खैर, 5 दिन बीते। हर फोन कॉल पर मेरी धड़कन बढ़ जाती। ऐसा लगता जैसे अस्पताल से छुट्टी के समय जब उन्हें रुपए की आवश्यकता होगी तो शायद सहेली का फोन जरूर आएगा। लेकिन अगले ही दिन उसके बच्चे का इंटरकॉम आया और बोला, आंटी, मेरे घर में भाई आया है, छोटा सा। मैंने उसे बधाई देते हुए कहा, हाँ, आती हूं, मैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे घर लेकर। शाम को मैं हिम्मत जुटाकर अपने बेटे को लेकर उनके घर गई। उसके घर की घंटी बजाते हुए लगा कि यदि उसके पति ने दरवाजा खोला तो कैसे उनका सामना करूंगी? क्या बहाना बनाऊंगी मदद न करने का? जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति ने दरवाजा खोला, किंतु बिना कुछ कहे अंदर चले गए। अब मैं अपनी सहेली के पलंग के पास रखे छोटे स्कूल पर बैठी थी। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में खेलने लगे थे। सहेली से बात में मैंने अस्पताल का नाम पूछा। नाम सुना तो पाया वह तो काफी महंगा अस्पताल था। करीब 1 घंटा वहां बैठी। हर एक पल भारी लग रहा था, और जब मेरी सहेली कुछ बोलने को मुंह खोलती लगता अब वह रुपए के बारे में बात करेगी। किंतु ऐसा कुछ ना हुआ। मैं 1 घंटे बाद अपने घर आ गई। करीब 1 महीने तक यही विचार मन में आता रहा। कभी तो वह उन रुपए का जिक्र करेगी या अपनी तरफ से कुछ बात बनाकर कहेगी, किंतु ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पति ने एक दिन अचानक से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी उस सहेली का? बेटा हुआ? मैंने तल्खी से जवाब दिया, जब मदद ही नहीं करनी थी तो फिर इतना मतलब भी क्यों रखना? हम मैडम जी, आप बहुत भोली हैं। यदि उसके पति को रुपये की जरूरत थी तो उसने अपनी पत्नी से जिक्र तो किया होगा, और यदि जिक्र किया होता तो वह तुमसे इस बारे में जरूर बात करती। 1 महीने से ऊपर हो गया और अब तक कोई जिक्र ही नहीं। मुझे यह लोग ठीक नहीं लगते। सोचो, राहुल की दादी का संजय अंकल के साथ रहना, 50 वर्ष की महिला के रहन सहन और बेटे बहू के रंग ढंग का फर्क, तुम्हारी सहेली के पति का हर वक्त घर में रहना। जब तुम उनके घर जाओ तो सहेली द्वारा अपने पति से परिचय ना करवाना और पति का भी तुमसे कोई बात ना करना। लेकिन जब रुपये की जरूरत आन पड़ी तो तुम्हें मैसेज करना। जबकि ऐसी जरूरत हो तो फोन तुम्हारी सहेली का आना चाहिए था, या उसके पति तुमसे बात करते। कैसे कोई पुरुष एक महिला से 1 लाख रुपए मांग सकता है, जबकि उस महिला से उसकी कभी बात ही ना हुई हो? मैं निखिल की बातें सुनकर सन्न में आ गई थी। अगले दिन मैं पार्क में अपने बेटे को ले गई। वहां कुछ महिलाएं बैठी थीं, जिनके बच्चे वहीं खेल रहे थे। मैं भी आज उनके पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। मेरा मन बहुत भारी था। न जाने कितने सवाल मन में ज्वार भाटा उठाए हुए थे। मुझसे रहा न गया और मैंने अपने साथ हुआ वाकया उन्हें बताया। मेरा मुंह खोलना था कि एक महिला बोल पड़ी, तुम्हें अब समझ आया? जब वह लोग वहां पर नए रहने आए थे, हमें तो तभी उन पर शक हो गया था। कैसा शक? मैंने पूछा। नवीन फ्लोर वाला बंदा अपने बच्चे को लेकर यहाँ पार्क में आया करता था। कुछ ही दिनों में बच्चों से हिल मिल गया। बच्चों को स्लाइड पर चढ़ाने में मदद करता। और एक दिन क्या? मैं आगे सुनने को बेताब हो उठी। एक दिन वो, कसम खाओ, किसी को कहना नहीं वरना फालतू में मेरा नाम आ जाएगा। तुम पहले बताओ तो सही, एक दिन क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। पहले यहाँ एक लेडी थी ना जिसका पति मर्चेंट नेवी में था। एक दिन वह अपने बेटे को पार्क में छोड़कर पार्लर चली गई। नवीन फ्लोर वाला बंदा उस समय पार्क में था। उसने बच्चे को अपने मोबाइल में नया गेम दिखाया तो बच्चा उससे दोस्ती कर बैठा। 2-3 दिनों में उसने बच्चे से दोस्ती बढ़ाकर एक दिन मोबाइल में उसे गंदी वीडियो दिखाया। उसका बच्चा उस समय तो कुछ समझ ना पाया, किंतु उसके बाद उसने अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ ने हम सबको बताया। इसलिए हम अपने बच्चों को उसके बच्चे के साथ खेलने नहीं देते थे। जैसे ही वह यहाँ आता, हम एक एक कर यहाँ से खिसक लेते। उफ, मेरे मुंह से निकला, तो क्या उसने मेरे बच्चे के कपड़े इसलिए बदले थे? मेरे अंदर बिजली सी कौंध गई थी। तभी दूसरी बोली,
उस बच्चे की दादी देखी है तुमने? कितनी मॉडर्न है। देखो, कुछ गड़बड़ है उसके परिवार में। मैं घर आई और अपने पति को सब कुछ बताया। मेरे पति का तो जैसे खून ही खौल गया। मैंने अपने बेटे को खूब खंगालकर पूछा, उस दिन अंकल ने तुम्हारे कपड़े बदले? कहीं तुम्हें इधर-उधर छुआ तो नहीं? लेकिन बात पुरानी हो चुकी थी। बेटे ने उसे याद करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे पति से रहा ना गया तो सोसाइटी के वेलफेयर ऑफिस में गए और पूरा वाकया बताकर नवीन फ्लोर से उनका घर खाली करवाने की गुजारिश की। ऑफिस वालों ने उसके मकान मालिक को फोन किया, जो कि सिंगापुर में रहता था। उसने उन्हें 1 महीने में मकान खाली करने का नोटिस दिया। लेकिन अगले ही हफ्ते अपार्टमेंट में पुलिस आई। मैं उस समय बाहर से आई थी और लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी। पुलिस मुझसे पहले लिफ्ट में गई और नवीन फ्लोर पर जाकर रुकी। मेरी धड़कन बढ़ गई थी और मन में उथल-पुथल मच चुकी थी कि जरूर कुछ दाल में काला है। मैं घर आई और वॉचमैन को इंटरकॉम पर पूछा, ये पुलिस क्यों आई है नवीन फ्लोर पर? मैडम, नवीन फ्लोर पर साहब की माँ के बारे में कुछ पूछताछ कर रही थी। पुलिस हमें तो कुछ खास पता नहीं। फिर वह सोसाइटी ऑफिस भी गए। मैंने इंटरकॉम रख दिया और अपनी सहेलियों को इस बारे में खबर की। सब महिलाएं अपार्टमेंट में नीचे जमा हो गई थीं। थोड़ी ही देर में पुलिस राहुल की दादी को लेकर आई और राहुल के पिता भी साथ में थे। वही चले गए। पर अगले दिन 2024 में खबर अखबारों में थी और मेरे पति ने चाय की चुस्कियां लेते हुए सारी खबर पढ़कर सुनाई। मालूम हुआ राहुल की दादी सेक्स रैकेट चलाती थी और होटलों में संपर्क कर वहां लड़कियां भिजवाती थीं, जिसमें राहुल के संजय अंकल भी शामिल थे। राहुल के पिता पहले भी दूसरे अपार्टमेंट में लोगों से रुपये उधार लेकर चपत हो गए थे। अब मुझे मेरे पति की बातों में काफी सच्चाई नजर आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे बेटे का राहुल के पिता के फोन से कॉल आना कहीं वह मेरा नंबर लेने की तरकीब तो नहीं थी। उफ, कैसा फरेब। मैं अपने पति की समझदारी पर नाज और अपने आप को बाल बाल बचा महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन एल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।